नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है 5 बड़ी खबरों का। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको हम एक एक खबर से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी जोशीमठ के दर्द की, फिर बात झारखंड के पारसनाथ में पर्यटन स्थल बनाम धार्मिक स्थल को लेकर करेंगे, जहां पर जैन समाज और स्थानीय आदिवासी समाज के बीच शुरू हुए द्वंद्व की बात होगी। बात लखनऊ के ग्लोकल इन्वेस्टर समिट की भी करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वालों को बिजली कंपनियों के नए साल में कंपनियों की ओर से, सरकार की ओर से तोहफा तो नहीं, लेकिन हां झटका लगने वाला है। इस खबर पर भी हमारी निगाहें होंगी। इसके साथ ही बुलेटिन में आपको कश्मीर फाइल्स फिल्म की एक बड़ी छलांग की जानकारी भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर काम कर रही है। सरकार की ओर से 2 चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें जल रिसाव के साथ ही मिट्टी की हाइड्रोलॉजिकल जांच शामिल है। साथ ही पीड़ितों के लिए जमीन तलाशी जा रही है। वहीं मांडफ्यू मलारी को तोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है। साथ ही मामले में चकराता के विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात करके आपदाग्रस्त लोगों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर दी है। दूसरी ओर पुनर्वास पर सीएम धामी ने कहा है कि विस्थापन और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार संसाधन जुटाने का काम कर रही है, जिस पर केंद्र की ओर से राज्य को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस बार सुनवाई के लिए अब 16 जनवरी की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले में शीर्ष अदालत आने की जरूरत नहीं है। इस पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं। तो राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह। इसके साथ साथ जोशीमठ में मकानों को, जिन बिल्डिंगों में, जिन भवनों में, जिन होटल्स के अंदर दरारें आई थी, उन्हें ढहाने का काम शुरू कर दिया गया है। बुलडोजर के द्वारा एक एक करके उन्हें ढहा दिया जा रहा। तो वहीं बेबस लोग सड़क पर खड़े मजबूर हैं, उनको रहने के लिए आसरा नहीं। हालांकि सरकार की ओर से पुनर्वास को लेकर काम किया जा रहा है। 4,000 रुपए महीने की घोषणा तो पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। इसके साथ साथ वहां पर राहत एवं बचाव कार्य भी किया जा रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि नया जोशीमठ बनाया जाए, तो वहीं धामी सरकार फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदा है और हर एक महत्वपूर्ण बात पर सरकार की नजर है, हर एक गंभीर समस्या पर सरकार की नजर है और इस समस्या को हल करने का काम किया जा रहा है। अभय कैतुरा जरा लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अभय, फिलहाल सूरत हाल क्या है, जोशीमठ की तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं? सीधे तौर पर कहें तो जोशीमठ की जो इस समय स्थिति है पहले की तुलना में थोड़ी बहुत राहत भरी या सुकून देने वाली कही जा सकती है, क्योंकि जो दरारें पिछले दिनों काफी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वो दरारें पिछले 48 घंटे के भीतर की अगर रिपोर्ट देखें तो उन दरारों में ज्यादा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ पा रहा है। ये कहें कि जो स्थिरता वहां पर बन रही है उसमें अब दरारों की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई नया क्रैक्स देखने को नहीं मिला है जोशीमठ के भीतर। ऐसे में अब सरकार थोड़ी बहुत राहत इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जो राहत बचाव के जो काम थे उन कामों को करने में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और प्रभावितों के जो नए प्रभावित उनकी जो संख्या थी वो कम होती नजर आ रही है। जोशीमठ के भीतर एक है, अभी तक 81 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर दिया गया है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो भूमि चयनित की गई थी जहां पर इनका नया विस्थापन किया जाना है, जो प्रभावित जो लोग थे उन लोगों के जो भूमि चयनित की गई थी उसका जियोलॉजिकल सर्वे और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे दोनों करने का काम वहां पर वैज्ञानिकों की तरफ से किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो गिरासू भवनों की श्रेणी में जिन भवनों को चिन्हित करने का काम वहां पर कर दिया गया था उनके साइंटिफिक तरीके से उनको ध्वस्तीकरण की उनकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शुरुआत ये कह सकते हैं कि जो 2 बड़े होटल जोशीमठ में थे जिनको सबसे पहले चिन्हित करने का काम वहां पर किया गया था, एक मलारी इन और माउंट व्यू जो होटल थे, उन दोनों के साइंटिफिक तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने ऐसे घरों में ना जाएं जहां पर गिरासू भवनों की श्रेणी में उनको चिन्हित करने का काम किया गया है, जिन घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं जो रहने लायक किसी भी श्रेणी में नहीं कहे जा सकते हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है। अब देखना यही होगा कि किस प्रकार से आम जनता प्रशासन, लेकिन तस्वीरें जो आई थी वहां पर हमने तस्वीरें देखी अब है जोशीमठ की, महिलाएं निकल कर आ गई थी बाहर सड़कों पर और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी
और जो घर टूट रहे हैं उनका विरोध हालांकि वहां के स्थानीय रहवासियों ने जताया, क्योंकि देखिए अभय, एक मकान बनाने में सालों और वर्षों लग जाते हैं और मकान सर के ऊपर छत के हर किसी का सपना होता है, वो छत एक हफ्ते भर में चली जाए सर के ऊपर से देखते ही देखते, तो वाकई में दर्द तो इंसान को होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मकान बनता है, घर बनता है। जी बिल्कुल, इसे ये भी कह सकते हैं कि जिस घर में वो खेले हैं, बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं, जिस घर से उनके बुजुर्गों की यादें जुड़ी हुई है, जिस घर में उनका पूरा सपना बीता है, जिस घर में उनका बचपन बीता है, आज वो घर उनसे हटने का काम, उनसे घरों का हटने का काम वहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इंसान को ये समझना होगा, जो जोशीमठ की जो जनता है, जो प्रभावित जो जनता है, उन्हें इस बात को समझना होगा कि अब उन घरों के साथ उनका रहना जिंदगी के लिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिन घरों पर दरारें ज़्यादा आ चुकी है, जो ये कह सकते हैं कि अब रहने लायक किसी स्थिति में नहीं है, उन घरों पर अगर अब रहने की जिद अगर लोग करेंगे तो फिर किस प्रकार से उनको वहाँ से हटाने का काम प्रशासन की तरफ से ज़बरदस्ती भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जनता को सहयोग करने की अपील वहाँ पर लगातार की जा रही है, लोगों से मांग की जा रही है कि वो प्रशासन का पूरा सहयोग वहाँ पर करें। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं या जिनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शिफ्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें वो फिर वापस वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जोड़नी पड़ेंगी, जो चाहे उनके नजर लगातार बने रखिए। आपसे अपडेट्स हम लगातार अभी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैन धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल संबित शिखर पर केंद्र सरकार की ओर से इस स्थल को धार्मिक स्थल घोषित करने के लिए जारी पत्र के बाद अब स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने आज पारसनाथ में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की है। इसके लिए झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी प्रदर्शन करने के लिए आदिवासी समाज के लोग आ रहे हैं। ऐसे में अब इस इलाके में जैन समाज और स्थानीय आदिवासी समाज के बीच टकराहट हो सकती है। प्रशासन की ओर से आज के प्रदर्शन को लेकर तैयारी की गई है। पारसनाथ को लेकर जैन समाज बनाम स्थानीय लोगों ने रोक का विरोध किया। केंद्र के फैसले से स्थानीय लोग काफी नाराज भी नजर आए। रोक से आदिवासी समाज बेहद नाराज नजर आ रहा है। राकेश कुमार का रुख कर लेते हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ये लड़ाई अब जैन समाज वर्सेस स्थानीय समाज हो चली है पारसनाथ पर्वत को लेकर। देखिए, जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसमें आज की बात की जाए तो तमाम आदिवासी संगठन के लोग वहां जमा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके का माहौल वहां पे दिखाई पड़ रहा है, उसमें अब कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर अपनी जिद की है, आंदोलन करने की कोशिश की है कि वो पूरा का पूरा इलाका उनके पक्ष में आना चाहिए और कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक आस्था उस इलाके से जुड़ी है, उनका जो परंपरा है उसकी और साथ साथ जो आस्था है उसके तहत इस इलाके में अपने पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं। साथ साथ उनकी जो व्यवस्था है आदिवासी की, वो उस इलाके में देखी जा सकती है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं अपना हक और अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है। आज बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं और वहां पे लोग अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज ने अब जाकर उस पारसनाथ पहाड़ी के इलाके में अपनी जो स्थिति है उसको और मजबूत करने की कोशिश की है और अपने अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई पड़ी। लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं आदिवासी समाज की, दरअसल अभी तो हालांकि ये पूरा फैसला जैन समाज के उस हक में हुआ है, सरकार ने ऐलान किया, लेकिन इससे पहले आदिवासी समाज ये मांग कर रहा था ये, या फिर इसके बाद ये मांग शुरू हुई है हाल ही में? देखिए, लंबे समय से ये मामला चल रहा था। काफी दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर किस तरीके से इस स्थल को देखा जा सकता है। जैन समाज जहां इस जगह को तीर्थ स्थल के रूप में देखता है, वहीं कहीं न कहीं आदिवासी समाज उस इलाके को अपनी परंपरा, आस्था और धर्म के आधार पर जोड़कर देखते हैं। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि दोनों में काफी विरोधाभास है। आपस में टकराव की बात आती पहले भी नजर आई है और पहले भी इस तरह की चीजें जब आती थी तब टकराव की स्थिति नजर आती थी। लेकिन जैन समाज की तरफ से पूरे देश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किए गए, आंदोलन किए गए और इसके बाद से सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। लेकिन इसके ठीक बाद कहा जा सकता है कि स्थानीय लोग के साथ साथ पूरे राज्य और आसपास के राज्यों के तमाम आदिवासी संगठन के लोग अब जमा हुए हैं और हो सकता है कि आज की जो बैठक हो रही है वहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें जो बातें संकट सामने आएंगी उसके आधार पे आगे की रणनीति बनेगी, सरकार से बातचीत करने को लेकर भी और आंदोलन की रूपरेखा को लेकर भी। जी, परंपरा, आस्था, धर्म वर्सेस तीर्थ स्थान, जबकि जैन समाज कहता है कि हमारा तीर्थ क्षेत्र है,
तीर्थ स्थान है। आदिवासी कह रहे हैं कि हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारी धर्म से हमारा से स्थान जुड़ा हुआ है पर्वत। लेकिन ऐसे में जिम्मेदारों का क्या कहना है, क्योंकि आप देखिए लड़ाई यहाँ पर आस्था की, इधर भी जैन समाज की भी आस्था है का प्रश्न है और प्रश्न है आदिवासी समाज की आस्था का भी। लेकिन अब फैसला किसके पक्ष में होगा? क्या ये पूरा मामला कोर्ट जाएगा या फिर सरकार के जिम्मेदारों के द्वारा ही सुलझा लिया जाएगा जैसे पहले हुआ? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि कल देर शाम तक प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई थी कि दोनों पक्षों को बिठाकर बातचीत की जाए और कोशिश की जाए कि कोई समाधान निकाला जा सके। लेकिन चूंकि मसला धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं परंपरा और संस्कृति की भी चर्चा हो रही है, साथ साथ जैन समाज के लिए तीर्थ स्थल के रूप में जानने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब कहीं न कहीं या तो सामाजिक संगठन के लोग बैठकर इसका निदान करें या फिर सरकार की तरफ से कोई पहल की जाए जिसके बाद से इस तरह के मामलों को निपटाया जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ी टकराहट हो सकती है और दोनों जगहों पे कहा जा सकता है दोनों पक्षों की तरफ से बात रखने की कोशिश की जाएगी और सरकार के साथ साथ तमाम जगहों पे भी कोशिश की जाएगी कि पक्ष रखा जाए और इसके बाद से ही कोई निदान निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन फिलहाल आज की बात की जाए तो वहाँ पे आंदोलन की रूपरेखा दिखाई पड़ रही है और हो सकता है कि इसके बाद देर शाम को पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, खबर लखनऊ से, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की झोली में 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश जमा होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले स्थानीय स्तर पर निवेश की संभावनाओं को तो पंख देगा, साथ ही स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए मंच भी बनेगा। जिला प्रशासन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में 1 दिवसीय निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। लखनऊ में 1 दिवसीय निवेशक सम्मेलन हुआ, जिसमें 50,000 करोड़ के प्रस्ताव मिलने की पूरी संभावना है। तो 1 दिवसीय निवेश सम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज आयोजित हुआ। इसके साथ ही इसमें 50,000 करोड़ के निवेश मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हालांकि शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें पहुंचे, तमाम बड़े उद्योगपति इसमें पहुंचे और इसको लेकर 50,000 करोड़ के निवेश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 25,000 करोड़ का निवेश पहले से प्रस्तावित हो चुका है और इस लखनऊ में इस प्रोग्राम को लेकर जो आज सम्मेलन हुआ निवेशकों का, इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश को 50,000 करोड़ का निवेश मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास में और पंख लगेंगे, विकास में 4 चांद लगेंगे। उत्तर प्रदेश समृद्ध प्रदेश बनेगा, उत्तर प्रदेश उन्नत प्रदेश बनेगा और इसी को लेकर ये आयोजन आज किया गया। 50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव इसमें मिलने की उम्मीद थी सरकार को। हालांकि इससे पहले इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उसमें 25,000 करोड़ का निवेश सरकार को मिला। तो 1 दिवसीय ये निवेशक सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आज आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक रहे। चंदन वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, 1 दिवसीय निवेशक सम्मेलन राजधानी लखनऊ में 50,000 करोड़ के निवेश मिलने की उम्मीद सरकार को। इस 1 दिवसीय निवेशक सम्मेलन के मायने क्या हैं और इन्वेस्टर समिट जब होने जाएगा 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो इस निवेशक सम्मेलन से उसको कैसे बल मिलेगा, जरा समझाइए विस्तार से। देखिए शिवम, जिस तरह से जो है इन्वेस्टर समिट हुआ था उसी की तर्ज पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जो
10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इसका 2 दिन का आयोजन रहेगा। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो उन्होंने जो दिल्ली में एक बैठक किया था, 12,000 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है मिल रहा है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने जो सांसद है, जो मंत्री है, जो विधायक है, उनको भी उनको एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जिला स्तर पर बैठकर एक बैठक जो है एक अपनी अपनी क्षेत्र में एक बड़ी बड़ी बैठकें करें, जिसमें जो उद्योगपति है, जो बड़े बड़े जो वहां के जो उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, उनसे भी निवेश लेने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज ये कार्यक्रम हुआ, इसमें कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन मुख्य अतिथि रहे, इसके बारे में क्या जानकारी चंदन? बिल्कुल, देखिए शिवम, आज जिस तरह की जो बैठक थी, उसमें जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम थे ब्रजेश पाठक सहित और जो केंद्र के मंत्री हैं वो कौशल किशोर, उनके साथ तमाम जो मंत्री थे उनके साथ जो आज एक बैठक हुई है। बड़ी बैठक में अब साफ तौर पे ये कहा जा सकता है, जिस तरह की जो आज ये बड़ी बैठक हुई है उसमें कितना निवेश जो है पार्टी को दिया जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नए साल में उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने साल 2023-24 के लिए बिजली दरों में 15.85% औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इनमें सर्वाधिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 18 से 23% दर तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। वहीं उद्योगों के लिए 16%, कृषि के लिए 10 से 12% और घरेलू लाइफलाइन उपभोक्ताओं की दरों में 17% वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। 1 किलोवाट विद्युत लोड और 100 यूनिट हर महीने बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। लाइफलाइन उपभोक्ताओं से मतलब 1 किलोवाट विद्युत लोड और 100 यूनिट प्रति महीने बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं से है। प्रियम पाठक जुड़ गया हमारे साथ, हमारे शो की इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से लाइव। प्रियम, एक बार फिर से नई साल पर जोर का झटका लग सकता है, करंट का, बिजली का, महंगाई का उत्तर प्रदेश वासियों के लिए क्या जानकारी, क्या खबर? बिल्कुल शिवम, देखिए कह सकते हैं साफ तौर पर इस नए साल में एक नए झटके के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो विद्युत के उपभोक्ता हैं उनको अब तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों लगातार जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में महंगाई बढ़ी है और उसी के चलते अब कहीं ना कहीं विद्युत विभाग जो है यूपीपीसीएल वो भी अपनी जो बिजली दरें हैं उनमें इजाफा करने की तैयारी कर रहा है और उसी के चलते उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो विद्युत नियामक आयोग को भी भेज दी है, जिसमें विद्युत दरों को बढ़ाने को लेकर उसमें संस्तुति की गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में माना जा सकता है कि अब जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको महंगी दरों पर बिजली जो है वो उपलब्ध होगी और कहीं ना कहीं जो यूनिट के चार्जेस हैं उनमें इजाफा हो सकता है। 16% से लेकर 23% तक तकरीबन जो है ये घरेलू जो निजी उपभोक्ता हैं उनमें बिल के जो कीमत है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। अभी तक शहरी क्षेत्र के जो कनेक्शन है उनमें 5 रुपये प्रति यूनिट जो है अभी तक जो चार्जेस हैं उनको देने होते हैं अगर 100 यूनिट आती है महीने में तो, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5.5 रुपये प्रति यूनिट करने की बात जो है कही गई है। और वहीं जो फिक्स चार्ज 110 रुपये अभी तक का था उसको बढ़ाकर 120 रुपये करने की बात कही गई। इसी तरीके से अगर ग्रामीण कनेक्शनों की बात करें तो उसमें 3 रुपये प्रति यूनिट होती है, उसको बढ़ाकर 3.5 रुपये यूनिट और फिक्स दर जो 50 रुपये है उसको बढ़ाकर 55 रुपये करने की बात कही गई है। इसी तरीके से जो औद्योगिक कनेक्शन है यानी कि जितने भी जो कॉमर्शियल कनेक्शंस हैं उनमें भी बिजली की जो दरें हैं वो तकरीबन 15% के करीब जो है बढ़ाने की सिफारिश जो है वो इस रिपोर्ट में की गई है और उसमें कहा गया है कि इन दरों को भी बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के जो कनेक्शन है और उसमें भी 10 से 12% का इजाफा जो है वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आने वाले दिनों में विद्युत उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं बिजली की महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और शायद ये अब से महज कुछ दिन बाद लागू भी हो। देखना होगा नियामक आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। आपने कहा कुछ दिन बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि अब जो बिल आएगा लोगों का वो बढ़ा हुआ आएगा। ये लागू इसी महीने से माना जाएगा जनवरी से, या जब सरकार लागू इसे करेगी तो उसके लिए बताएगी, तारीख बताएगी कि इतनी तारीख से लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी विद्युत कंपनियों को कि सरकार को प्रस्ताव दिया जाए कि आप रेट्स बढ़ाइए? देखिए लगातार जिस तरीके से विद्युत की अगर बात करें तो विद्युत विभाग जो है वो घाटे में चल रहा है और उसमें एक बड़ा जो कहीं ना कहीं इसको नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए इन दरों को बढ़ाने की सिफारिश जो है वो करी गई है कि विद्युत विभाग का जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके।
तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग की तरफ से जो है ये पूरा मसौदा जो है वो तैयार किया गया है। और रही बात नई दरें लागू होने की, तो अभी नियामक आयोग से जब इसकी अनुमति मिलेगी उसके बाद से ये नई दरें जो है वो लागू की जाएंगी। तो उसके लेकर अभी समय जो है, तारीख जो है वो अभी घोषित नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही अगर विद्युत नियामक आयोग अपनी इस पे अनुमति देता है तो उसके बाद जरूर ये नई दरों की जो मार है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के ऊपर पड़ती हुई नजर आएगी। और खास बात यह है कि केवल आम लोगों के लिए नहीं, सभी क्षेत्रों में जितने भी कनेक्शन है, चाहे वो कॉमर्शियल कनेक्शन हो, ग्रामीण कनेक्शन हो, शहरी कनेक्शन हो, घरेलू हो, निजी हो या फिर व्यावसायिक कनेक्शन, सभी कनेक्शनों पर जो दरें हैं उनको बढ़ाने की सिफारिश की गई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों को बिजली के लिए बिजली के रेट्स का झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली के यूनिट्स पर, बिजली पर महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, वही विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी, उसके डायरेक्टर, उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसने सभी का ध्यान अपने ओर खींच लिया। साल 2022 में आई उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर्स 2023 के लिए पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। ये बात विवेक अग्निहोत्री ने कही है। कश्मीर फाइल्स के साथ कुछ और हिंदी फिल्में भी इस लिस्ट में शामिल हैं। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स और बाकी भारतीय फिल्मों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ में अपनी फिल्म के ऑस्कर शॉर्टलिस्ट पर कुछ अहम बातें भी बताई हैं। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। यह बात डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कही। ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट और ये ट्वीट थोड़ी देर पहले उन्होंने किया और ट्वीट करके ये जानकारी दी। नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऑस्कर अवार्ड में ये फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है ऑस्कर अवार्ड के लिए। हालांकि इस फहरिस्त में कुछ और फिल्म्स भी हैं, लेकिन जो विवेक अग्निहोत्री के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, कश्मीर फाइल्स के जो किरदार थे, जो अभिनेता थे, उन पर लगातार एक तबके के द्वारा, एक विशेष तबके के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया, वैसा दिखाया गया। फिल्म हालांकि तमाम सारे विवादों में रही। कुछ ने कहा कि सत्य घटना पर आधारित है, तो कोई कह रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की फिल्म बनाई जा रही हैं। तो इसको लेकर एक ट्वीट ही सामने आया और वाकई में जब ऑस्कर अवार्ड के लिए फिल्म को सिलेक्ट हुई है तो आखिरकार इसके मायने क्या हैं, नितिन से जानने की कोशिश करेंगे। नितिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस फिल्म को विवादित फिल्म बता रहे थे, जो इस फिल्म पर सियासत की रोटियां सेक रहे थे, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके थोड़ी देर पहले जानकारी दी है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है द फिल्म कश्मीर फाइल्स को। तो उसके जो विवेक अग्निहोत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से इस पे जो काफ़ी विवादित हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब अब उसके जो ट्वीट के बाद में जो साफ साफ उन्होंने कहा कि 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया भारत ऑस्कर के लिए। शॉर्ट लिस्ट में जो है 5 फिल्मों में से एक डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा। और साथ ही उसी को कहा था जिस तरीके से विवादों चल रहे थे इस फिल्म द कश्मीर को देखते हुए, द कश्मीर जो फाइल है उस पर जो है पूरी तरीके से कहा है कि पंडितों के, उनके कश्मीर पंडितों के बारे में बताया गया, उनके जीवन के बारे में बताया गया। जो कश्मीर फिल्म है उसी को देखते हुए यहाँ पर जो उन्होंने बताया और कहा कि उनके जीवन के बारे में यहाँ पर जो बताई गई है द कश्मीर फिल्म को देखते हुए, जहाँ लोग जो है काफ़ी इसमें जो है बवाल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी वो चर्चित हो गई थी, लेकिन उसके बाद द कश्मीर फिल्म को एक बार फिर से 5 फिल्मों में से एक फिल्म जो है इसको जो है आगे बताया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस फिल्म में जो ऑक्स 2023 शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था, तो उसके बाद मूवी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इसका जो है ट्वीट किया और गुड न्यूज़ के शेयर कहा कि इस तरीके के जो यहाँ पर ट्वीट करके कहा कि जिस फिल्म को देखते हुए लोगों को जो बताया जा रहा था, लोग एक दूसरे पे यहाँ पर आग बबूला हो रहे थे कि आखिरकार इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या, जो द कश्मीर जो बनाई गई थी, उनके जो कश्मीर के पंडित हैं उनके परिवार के बारे में, इस फिल्म के बारे में बताया गया था जी। लेकिन इतना खुश होना भी खैर लाजमी नहीं है उनका, विवेक अग्निहोत्री का, क्योंकि अभी फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। ऑस्कर अवार्ड देने दिया गया फिल्म को, अभी सिलेक्ट हुई है, शॉर्टलिस्ट हुई है। इस फहरिस्त में कुछ और भी फिल्म्स हैं। कौन कौन सी फिल्म्स हैं नितिन, कुछ जानकारी?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से द कश्मीर को देखते हैं उन्होंने, द कश्मीर जो काफ़ी विवादों में चल रही थी उस समय, तो उसमें से 5 फिल्म इसमें बताई गई है। तो पहला जो कश्मीर का नाम इसमें लिया गया, द कश्मीर जो है पंडितों के ऊपर जो स्टोरी यहाँ पर बनाई जा रही थी, पंडित जो थे कश्मीर के जो पंडित थे उनके ऊपर ये स्टोरी बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने जो है विवेक अग्निहोत्री ने जो है सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया था, इस फाइल से जुड़े सभी लोगों से कहा कि इस तरीके का जो धन्यवाद लोगों ने दिया है और इसको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आखिरकार जिस तरीके से जो है 5 फिल्मों में से जो है इसके जो ऑक्स लिस्ट में इसका नाम आ चुका है। लेकिन उसके बाद में देखना यही होगा कि जिस तरीके से फिल्म पे काफ़ी बवाल यहाँ चल रहे थे, देखने को मिल रहे थे, एक दूसरे पर लोग यहाँ पर टिप्पणियाँ कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियाँ इस पर रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया गई थी। लेकिन द कश्मीर को देखते हुए जैसे ही ये फिल्म आई थी तो फिल्म को जो देखने के लिए तमाम सबसे ज़्यादा लोगों ने ये देखा था और ये भी बताया गया कि इस तरीके की जो फिल्म यहाँ पर आ रही है, इन फिल्मों की जो डायरेक्टरी करी है विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि इस तरीके के जो ट्वीट करके जानकारी दी कि ऑक्स के लिए 2023 के लिए इस फिल्म में जो नाम दे दिया गया है, इसमें जो सेलेक्ट लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी नितिन कि अगर ऑस्कर अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया जाता है, इस फिल्म को दिया जाता है, तो वाकई में ये उन लोगों की हार होगी जो इस फिल्म पर सियासी रोटियां सेक रहे थे, राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। इस फिल्म को बैन कराए जाने की मांग अलग अलग राज्यों में की जा रही थी और उनकी जीत होगी जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया, जिन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हश्र हुआ था कश्मीर के अंदर, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए थी। जी देखिए, बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से इस पर राजनीतिक पार्टियां जो है रोटियां सेक रही थी, अलग अलग लोगों की जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया आने शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसमें बताया गया द कश्मीर के ऊपर के पंडित, तो जो कश्मीर के जो पंडित हैं उनके बारे में इस पर फिल्म मूवी के बारे में बताया गया, उस मूवी में पूरे जिक्र जो है कश्मीर पंडितों के बारे में कहा गया था। इस तरीके की जो रोटियाँ यहाँ पर सेक रहे थे, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ रोटी सेक रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑक्स 2023 के लिए इसका नाम लिस्ट में आया फिल्म का, तो फिल्म के आने के बाद ही जो विवेक अग्निहोत्री अभिनेता, उसने जो है साफ साफ जो ट्वीट करके कहा कि उनका शुक्रगुजार करते हैं जिस लोगों ने इस मूवी को देखा और इस तरीके की जो कश्मीर के जो पंडित हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, पूरे जीवन की उनकी कथा जो थी उसी मूवी के अंदर बताई गई थी। लेकिन तमाम पार्टियां उसमें रोटियां भी सेकना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही पार्टी मूवी का नाम ऑक्स 2023 के लिए इसमें नाम आ गया, तो उसी को देखते 5 फिल्म इसमें चुनित की गई हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।